नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए फिर से प्रैक्टिस लेके आई हूँ और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कंटेंट वाइज वीडियो भी चैनल पर मिल रही है। आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की पर वीडियो दी जा चुकी है। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा पर भी वीडियो आपको मिल चुकी है। तो कंटेंट वाइज वीडियो यानी टॉपिक वाइज वीडियो के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी मिल रहे हैं। सीडीपी की क्लासें अभी आपकी चल रही हैं। सीडीपी के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट लेंगे और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी क्लासें भी मिलेंगी चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर लें। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का ये आपका प्रैक्टिस है 2018 का ही है। कल भी इससे पहले भी जो हमने प्रैक्टिस लगाई थी वो भी आपका 2018 का ही पेपर था। वो पेपर फर्स्ट था और आज का पेपर सेकंड है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पेपर सेकंड है तो हम फर्स्ट का ही देंगे और इसे हमें सॉल्व नहीं करना है। सीडीपी आपकी दोनों पेपरों में सेम ही आती है, सेम ही होती है। थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल मतलब बदल जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है पेपर सेकंड में। लेकिन आपको सीडीपी को अच्छे से अवश्य पढ़ना है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों के सीडीपी के प्रैक्टिस सेट आप अवश्य लगाएं। चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। यानी शरीर की जो परिधि है, ठीक है, वहां से केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है। विकरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकरण कृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानी विकास के सिद्धांतों को। सोपानी विकास का सिद्धांत कोई भी सिद्धांत नहीं है हमारा, ठीक है। और ये जो बाल विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है, विकास के जो भी बच्चे की शारीरिक विकास है, तो ये आपका यानी राइट आंसर है आपका नंबर 3, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। सबसे पहले मध्य का यानी सेंटर का, बीच का विकास होता है, फिर उसके आगे का, बाहर का विकास होता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये प्रश्न आपका बहुत बार सीटेट में पूछा जाता है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। स्कूल के शिक्षकों का स्कूल में प्रमुख स्थान नहीं होता है और प्रमुख स्थान गतिविधियों का भी नहीं होता है और दिनचर्या का भी नहीं होता है। तो प्रमुख स्थान किसका होता है, तो समाजीकरण की, ठीक है। समाजीकरण किसका होता है स्कूल में, तो समाजीकरण ना ही आपके बच्चों का होगा, गतिविधियों का भी नहीं होगा, दिनचर्या का भी नहीं होगा। तो समाजीकरण किसका होगा, बच्चों का होगा। तो प्रमुख स्थान किसका होगा, स्कूली बच्चों का होगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि पूर्ण पेडागोजी के साथ हम वीडियो मतलब इसे हम सॉल्व करते हैं प्रश्नों को, लेकिन आप धैर्य के साथ अवश्य बने रहें। मैं ये आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप हमारी प्रैक्टिस देखोगे तो आपकी पेडागोजी पर पकड़ 100% बनेगी और आप प्रश्नों को अपने आप से सॉल्व करना सीख जाओगे। अगला प्रश्न है, जब आप एक समूह शिक्षक से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। समूह की पहचान का, समूह की आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। तो इसमें राइट आंसर है आपका समूह की अनुरूपता का, यानी एक ही तरह का हमारा समूह है तो समूह की अनुरूपता का, इससे हमें पता चलता है, उसके अनुरूप ही हम बन जाते हैं। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। जीन पियाजे और कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की की वीडियो आप अवश्य देखें क्योंकि आपके इन तीनों से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। और ऐसा मान के चलिए कि आपके इन तीनों से, ठीक है, 3 प्रश्न अगर आपके सीडीपी में बनते हैं और 2 प्रश्न आपके भाषा में बन जाएंगे और आपके 2 प्रश्न आपके ईवीएस में या फिर मैथ में भी बन जाते हैं, तब भी आपके यानी 6 या 7 प्रश्न आराम से इससे बनते ही हैं। आपके 8 से 10 प्रश्न आपके इन तीनों से अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों मनोवैज्ञानिकों को अच्छे से अवश्य पढ़ें और वीडियो आपको दी भी जा चुकी है। प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी सारी वीडियो अवश्य देखा करें। अब बात करते हैं, संवेदी गामक है, पूर्व परिचालन है, मूर्त परिचालन है या औपचारिक परिचालन है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 1 संवेदी गामक। यानी इसमें क्या है, बच्चा वस्तु स्थायित्व की यानी धारणा को सीख जाता है। वस्तु स्थायित्व क्या है, यानी वस्तु के न दिखने पर भी वस्तु है, ठीक है, यानी उसको वस्तु नहीं दिखती है लेकिन फिर भी वस्तु है। जैसे बच्चा छोटा होता है संवेदी गामक और ये आपकी अवस्था होती है यानी 0 से 2 वर्ष, ठीक है।
तो यहाँ बच्चा मतलब उसको उसकी माँ नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि उसकी माँ है। ये उसका वस्तु तत्व है, यानी वस्तु के न दिखने पर भी उसे पता है कि वस्तु ये यहीं कहीं है, और वो रोना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम योजना है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कितने? 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी 18 महीने में, यानी आपका 1.5 साल का बच्चा छोटे छोटे मतलब शब्दों को मिलाकर के छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। 2 वर्ष तक का बच्चा, यानी 1.5 से 2 वर्ष तक का बच्चा ये सारी चीजें शुरू कर देता है। 1 से 1.5 साल तक का बच्चा वाक्य नहीं बोल पाता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीख जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी थी गेल्टन ने, बिने ने, स्टन ने या टर्मन के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, स्टन के द्वारा। बुद्धि लब्धि की ये अवधारणा किसने दी है आपकी? तो ये दी है आपकी स्टन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो सृजनात्मकता को किससे संबंधित माना जाता है? द्रव बौद्धिकता, रवादार, अविश्रित सोच या विविध सोच। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, विविध सोच। यानी सृजनात्मकता बच्चे हो वो मतलब बहुत सोच रखते हैं विविध प्रकार की, यानी सृजनशील जो बच्चे होते हैं तो वो विभिन्न प्रकार से सोचते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो प्रश्न है आप ऑप्शन है आपके ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति, विषयक। यानी किसी भाषा के स्वीकृत, तो भाषा की बात हो रही है ध्वनि संयोजनों के, तो राइट आंसर है आपका नंबर 1, ध्वनि संबंधी। अगला प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। सोचने की प्रक्रिया भाषा के द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? संस्कृत प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक, भाषाई उद्धृत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, भाषा निर्धारित। यानी जब बच्चा सोचता है और उसकी जो प्रक्रिया है तो किससे प्रभावित होती है? वो भाषा से प्रभावित हो जाती है। अगला प्रश्न है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। यानी वो अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों के खराबी के कारण परिकल्पना का परिकल्पना करता है, फिर परीक्षण करके उपकरणों की मरम्मत करता है। तो अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुगामी विधि का। तो राइट आंसर है आपका अनुमानी विधि का, यानी वो एक अनुमान लगाता है और उसी के आधार पर वो खिलौनों की मरम्मत करता है। दिव्याक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो इसमें राइट आंसर है आपका नंबर 3, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। यानी दिव्याक्षर निर्देशित, यानी उसको जो भी निर्देश मिलता है तो छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। उसको जो भी कार्य करना होता है तो उसको वो छोटे छोटे उसमें विभाजित करके उसको काम करती है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। ये कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4, क्योंकि लैंगिकता अंतर्निहित अवतरण भी नहीं है, आनुवंशिक प्रतिभा भी नहीं है और अंतर्ज्ञानी भी नहीं है, ये एक समाज की क्या है अवधारणा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियां डैश के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया,
कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण, आलेख पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो राइट आंसर इसका आपका क्या होगा? नंबर 4, यानी अधिगमकर्ता, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी अधिगमकर्ता हैं, जो भी बच्चे सीखने वाले हैं, तो उनकी जो उपलब्धि है, उनके आकलन की गणन विधि है, यानी गणना है, और ये सारी चीजें हम उन्हें प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को मतलब किस तरीके से सहायता प्रदान करेगा। तो राइट आंसर है आपका शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, यानी उसने जो शिक्षण विधियां प्रयोग की हैं तो वो कितनी प्रभावशाली हुई हैं। ठीक है, तो शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने में। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा से आपके प्रश्न अवश्य बनते हैं, और समावेशी शिक्षा पर वीडियो आपको दी जा चुकी है। अगला प्रश्न है आपका सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। यानी समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है, इन चारों में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो नंबर 2, राइट आंसर क्या है आपका? नंबर 2, समता एवं समान अवसर। अगला प्रश्न है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया, 1992, 95, 99 या 2016। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4, 2016। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो आपको कभी भी बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना है। ठीक है, विभिन्न यानी जो भी बच्चा भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से नहीं पढ़ाना है, सबको एक साथ पढ़ाना है, और यही आपकी समावेशी शिक्षा है। और विशिष्ट विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको प्रशिक्षण भी नहीं लेना है, समरूप अधिगमकर्ता बनाने के लिए प्रशिक्षित भी नहीं होना है, यानी बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाना आपको नहीं बनाना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार, यानी बच्चे को किस तरीके की आवश्यकता है तो उसके अनुसार विभिन्न अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, और 6 से 22 वर्ष तक के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है आपका नंबर 1, 6 से 18 वर्ष तक के लिए। अगला प्रश्न है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो राइट आंसर है आपकी नंबर 4, यानी अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। मानवतावादी दृष्टिकोण आपको नहीं, सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य क्या है, ये आपसे पूछा है। अगला प्रश्न है स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? संज्ञान बोध। अगला प्रश्न है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या मूर्त सोच। यानी बच्चे ने जो भी सूचना है प्राप्त की है, ठीक है, प्राप्त सूचनाओं के और व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर बच्चा क्या करता है? अपने अनुभवों के आधार पर जब सोचने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा नंबर 4, ठीक है, मूर्त सोच।
यानी उसको सूचना क्या है, कुछ भी पहले से उसे प्राप्त है और उसने अनुभव भी किया है, तो ये आपकी मूर्त सोच हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों में विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। यानी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर और उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को आप क्या कहेंगे? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। तो राइट आंसर है आपका नंबर 1 विभेदी अनुदेशन, यानी आप विभेद करके अनुदेशन दे सकते हो। अगला प्रश्न है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4 सामान्यीकरण, यानी अधिगम का एक विशिष्ट चरण है आपका प्रतिपालन। अगला प्रश्न है, जरजोक का ये मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं अन्योन्याश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत। संज्ञान और भाव, ठीक है, क्या पूछा है आपसे? संज्ञान पूछा है और भाव पूछा है। संज्ञान क्या होता है ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको ये बताया भी है। और संज्ञान क्या होता है, जीन प्याजे की वीडियोस में मैंने आपको संज्ञान अच्छे से समझाया है कि संज्ञान क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर है आपका नंबर 2 स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन करके सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। यानी पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए बच्चे पहले से सीखे हुए हैं, सिर्फ उनमें सुधार लाना है, तो शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। तो कौन सी विधि का पालन कर रहा है? तो नंबर 4 प्रतिरूपण। अगला प्रश्न है, मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत? चौकस, सतर्क, निवर्तमान या निरंकुश। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2 सतर्क। अगला प्रश्न है, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक। यानी समस्या सुधारक बच्चा है और विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 4 तार्किक। अगला प्रश्न है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2 उपभोक्ता प्रकार का कार्य। यानी उपभोक्ता इसमें आपका कौन है? तो स्वयं बच्चा है। अगला प्रश्न है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक, कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 गतिबोधक। यानी बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश यानी ये गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस की सीरीज थी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।